एपिसोड 76 टू 80। रमन कटारिया का चेहरा गहरा लाल हो गया। उसे अपमानित किया गया था। इस घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे पिताजी को रेड रूफ होटल से बाहर फेंकने की धमकी देने की। इस मूर्ख को इतनी बहादुरी कहां से मिली। ये तो हास्यास्पद था। तो अर्जुन कपूर, क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मैं आज के अंत तक रेड रूफ होटल से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक मैं तुम्हारे मुंह से मास्टर रमन सुनता रहूंगा जब तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। रमन नाराज था। बोलते समय उसके होठों के कोनों में एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। शायद अर्जुन के पास जो कुछ बचा था वह था झांसा देने की क्षमता। संभावना बहुत कम है, शायद ही संभव हो। अर्जुन भी रमन का मनोरंजन नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका उद्देश्य यहाँ डिनर करना था। उसने कभी भी परेशानी खड़ी करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन दूसरे ने पूरे समय उसे अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया था। इस पर आंख मूंद लेना उसके परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी पहचान के लिए अपमानजनक होगा। तो रमन कटारिया अहंकारी बनना चाहता है। तो क्या वह सोचता है कि वह उच्च स्थान पर है? बहुत अच्छा, फिर मैं तुम्हारा दर्जा और तुम्हारी सारी संपत्ति खरीदना चाहता हूं। तभी जैन ने कॉल के बाद एक खिन्न भाव के साथ वापसी की। मास्टर कपूर, मुझे डर है कि मेरी ओर से अभी तक कोई पुष्टि करने वाला उत्तर नहीं आया है। इसलिए मुझे अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। इसलिए मैं शेयरों के हस्तांतरण के लिए आपके दस्तावेज की पुष्टि करने में असमर्थ हूं। रमन जोर से हंसा, उसका चेहरा व्यंग्यात्मक और निर्दयी था। तुमने सुना? क्या तुम अभी भी पोज दे रहे हो? मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। अनिका तुम जैसे निकम्मे को क्यों चुनेगा? यह मेरी समझ से परे है। बहुत ही हास्यास्पद, बहुत ही हास्यास्पद। उसका झूठ सामने आ गया है और वह अभी भी शांत और निश्चिंत है। अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ बेपरवाही से जवाब देने का विकल्प चुना, थोड़ा समय दें। मुझे लगता है कि आपने जिस आदमी को बुलाया है वह उसका पिता सैमुअल कटारिया है। मुझे लगता है कि शेयरधारक बैठक में उसके पास अपने 2% शेयरों के साथ ज्यादा कुछ कहने का मौका नहीं होगा। इसलिए ये समझ में आता है कि उसके पिता को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि यह अब किसी भी समय हो सकता है। अर्जुन सही था। शेयरों का यह हस्तांतरण सभी प्रमुख शेयरधारकों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया समझौता था। छोटे शेयरधारकों की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। परिणामस्वरूप सैमुअल कटारिया को अभी तक नोटिस नहीं मिला था। हालांकि ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना कहने के बाद अर्जुन के पास और कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए वह अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करने लगा। तुम बहुत ही दिखावटी हो अर्जुन कपूर। तुम कहते हो कि मेरे पिताजी को कोई अधिकार नहीं है। तुम बहुत ही मजाकिया हो। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम खुद को कटारिया बफे समझते हो। तुम कुछ नहीं बल्कि कुत्ते की बकवास हो। रेड रूफ होटल खरीद रहे हो? क्या तुम्हारे पास 20 बिलियन भी हैं? बेवकूफ। रमन ने अर्जुन पर ठहाका लगाया। वो लगातार उसका मजाक उड़ा रहा था। अर्जुन ने जवाब में सिर्फ कंधे उचकाए। कुएं के तल पर बैठे मेढक से तुम क्या फर्क करते हो? दुनिया में हम दोनों से कहीं ज्यादा है, और मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर तुम इतनी कृपा करो कि अपने सीमित ज्ञान के आधार पर मुझे आंकना बंद करो। तुम शायद ही इस बात का अंदाजा लगा सको कि मेरे पास कितना पैसा है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि कितना पैसा है। हालांकि ये संभव है कि तुमने जिन लोगों का जिक्र किया है, जायसवाल और वॉरेन बफेट, उनके पास मेरे जितना पैसा न हो। भाड़ में जाओ। उसके मुंह से निकला हर शब्द शुद्ध बकवास था। ये कैसी दिखावटी बकवास है। हालांकि अर्जुन कपूर गलत नहीं थे। फोर्ब्स की सूची में शामिल सभी न्यू बिलेनियर की कुल निवल संपत्ति के साथ भी यह उनके परिवार की आधी संपत्ति के बराबर भी नहीं हो सकती। विश्व की 70% से अधिक संपत्ति उनके परिवार की थी। उससे अधिक धनवान कौन हो सकता है? बात बस इतनी थी कि अर्जुन व्यक्तिगत रूप से अपने फैमिली बिजनेस को संभालना नहीं चाहते थे। ठीक है, ठीक है। मैं बस देखता हूं कि तुम इस मामले से कैसे झूठ बोलकर बाहर निकलने की योजना बनाते हो। रमन अब क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अर्जुन कपूर? विश्वविद्यालय में प्रतियोगियों के रूप में मैं हार गया। अनिका शर्मा ने तुमसे शादी की। अब जब मैं रेड रूफ होटल का प्रबंधक हूं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपनी स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आपसे आगे निकल जाऊं। तुम अकेली नहीं हो जो दिखावटी दिखना जानती हो।
रमन उस समय क्रोधित हो गया, उसके हृदय में प्रचंड आग निर्दयतापूर्वक जल रही थी। अफसोस, वह अर्जुन के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था, न ही उसकी शक्ति के बारे में। उसी समय, शहर के 5 सितारा होटलों में से एक में सैमुअल कटारिया आराम से हाथ फैलाए बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी एक महिला सचिव ने उन्हें प्यार से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। सैमुअल का फोन बजा। कॉलर आईडी से पता चला कि यह रेड रूफ होटल के जनरल फाइनेंस मैनेजर का फोन था। अपनी बाहों में लेटी महिला पर अब कोई ध्यान न देते हुए सैमुअल ने फोन उठाया। हेलो, मिस्टर जैक, क्या कुछ हुआ है? कोई बड़ी समस्या है जो आप इतनी रात को फोन कर रहे हैं? मी कटारिया, मैं यहाँ एक नोटिस लेकर आया हूँ। रेड रूफ ने अपना मुख्य शेयरधारक बदल दिया है। सभी शेयर मी अर्जुन कपूर को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। हमने आपके बैंक खातों में आपका प्रतिशत नकद कर दिया है, जो 300 मिलियन के बराबर है। हम आपकी दयालु समझ की कामना करते हैं। ये सुनकर सैमुएल सदमे में आ गया। रेड रूफ होटल के शेयरों का हस्तांतरण हुआ है। कुल राशि 20 बिलियन। तो क्या मिस्टर जैन ने अभी फोन करके सच कहा था? सभी 100% शेयर? बिल्कुल नहीं, हम पूरे 20 अरब की बात कर रहे हैं। किसने पूरे रेड रूफ को एक ही घूंट में निगल लिया? ओरिएंटा की करोड़पतियों की सूची में शामिल लोग भी एक रात में ये सब नहीं खरीद सकते। सैमुअल को डर लगने लगा। उसे तुरंत याद आया कि कैसे जैन ने कुछ ऐसा कहा था कि रमन का मिस्टर कपूर के साथ झगड़ा चल रहा है। बकवास, मुझे फोन करके पूछना चाहिए। कुछ ही देर में जैन को सैमुअल का फोन आया। मिस्टर कटारिया, क्या कोई बात है? फोन मिस्टर कपूर को दे दो। सैमुअल बेचैन था। दूसरे के इरादों को न समझते हुए भी जैन ने अर्जुन को फोन थमा दिया। मास्टर कपूर, मिस्टर कटारिया आपसे बात करना चाहते हैं। अर्जुन ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भारी आवाज आई। मिस्टर कपूर, ये सैमुअल कटारिया है। ओह, नमस्ते, मिस्टर कटारिया। मिस्टर कपूर, अगर मेरे बेटे ने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं। वह गलत था, और अगर आप चाहें तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। सैमुअल के भीतर चिंता इस भय से उत्पन्न हुई कि कहीं उनके बेटे ने अनजाने में रेड रूफ के इस नए और एकमात्र प्रमुख शेयरधारक को नाराज न कर दिया हो, जो अचानक सामने आया था। इस क्षमता वाले व्यक्ति के बारे में केवल कल्पना ही की जा सकती है कि उसके पास कितनी चालाकियां छिपी होंगी, तथा उसके पास कितनी संपत्ति और धन होगा। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। मिस्टर कटारिया, सच कहूं तो मैं खुद को ऐसा आदमी नहीं मानता जो द्वेष रखना पसंद करता हो। तो फिर हम इसे इस तरह क्यों न करें? आप मुझे अपने नाम से चलने वाली हर कंपनी बेच दें और हम इसे बराबर कर दें। हाँ, सैमुएल को झटका लगा। वह कुछ भी समझ नहीं पाया कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा था। हाँ, उनके पास कुछ कंपनियां थीं, लेकिन उन सब का कुल मूल्य भी लगभग 100 मिलियन ही था। इसके अलावा, वे कंपनियां अभी फल फूल रही थीं। 20 मिलियन का सीरीज ए एंजल राउंड प्राप्त करने के बाद, वे अमेरिकी बाजार में निवेश करने और 100 मिलियन का सीरीज बी निवेश प्राप्त करने की योजना बना रहे थे। सैमुअल कटारिया के लिए ये अवसर तो थे ही, साथ ही ये उनकी जीवन शक्ति भी बन गए थे। आखिरकार, ये कंपनियां फोर्ब्स सूची में उनके लिए रास्ता बन सकती हैं। उनके पास उन्हें बेचने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक मजेदार मजाक है, मिस्टर कपूर। मेरी वे कंपनियां तो बस छोटी छोटी संपत्तियां हैं। मुझे यकीन है कि वे इतनी महत्वहीन हैं कि आप उन पर विचार नहीं कर सकते। सैमुअल ने सूखी हंसी में कहा। तो फिर बहुत बढ़िया। हालांकि मुझे याद है कि आपकी वे कंपनियां दिवालिया घोषित होने के करीब हैं, है ना? अगर मेरी याददाश्त सही है, तो आपको अभी अभी सीरीज ए एंजल राउंड मिला है ना? और अब आप 100 मिलियन की सीरीज बी की योजना बना रहे हैं। अगर वे दिवालिया हो जाएं तो ये कितनी शर्म की बात होगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा। उसके दूसरे हाथ में उसका अपना फोन था, जिसमें जॉर्ज ने सैमुअल कटारिया के बारे में जो कुछ भी भेजा था, उसका पूरा ब्यौरा था। उनके जन्म से लेकर उनके कार्य अनुभव, उनके नाम से चलने वाली कंपनियां और उनका संचालन, सब कुछ वहां स्पष्ट रूप से काले और सफेद रंग में लिखा हुआ था। सैमुअल कांप उठा और उसकी भौं फड़क उठी। मिस्टर कपूर, वो कहते हैं कि आप किसी को तब तक नहीं जानते जब तक आप उनसे नहीं लड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है ना? आप रेड रूफ होटल पर हैं, है ना?
मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। दिवालिया हो जाना। मिस्टर कपूर ने ये कितना साहसिक दावा किया है। क्या आप मेरे एंजल राउंड और विदेशी बाजारों में निवेश के बारे में जानना चाहते हैं? और अभी तक? अर्जुन ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा। मेरे पास दुनिया का सारा समय नहीं है, मिस्टर कटारिया। क्यों ना हम इसे इस तरह से करें? मेरे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आपके पास आधा घंटा है। अगर आपने इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है, तो आप मुझे अपनी कंपनी बेच देंगे। अगर नहीं, तो मुझे लगता है कि आप दिवालिया घोषित होने तक इंतजार कर सकते हैं। अर्जुन यदि शांत नहीं होता तो कुछ भी नहीं था। इससे सैमुएल और अधिक उत्तेजित और बेचैन हो गया। क्या ये कोई बुरा मजाक है, मिस्टर कपूर? सैमुअल अचानक हंस पड़ा। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि एक व्यक्ति के पास उनके निवेश और विदेशों में वित्तपोषण निगमों को प्रभावित करने की शक्ति होगी। मैं कभी चुटकुले सुनाने वाला नहीं रहा। आपके पास ये सोचने के लिए आधा घंटा होता है कि आप बेचेंगे या दिवालिया घोषित करेंगे। अब आपकी पसंद। अर्जुन ने स्थिर स्वर में कहा और फोन रख दिया। वह सैमुअल कटारिया के साथ अनावश्यक गपशप में रुचि नहीं रखता था। उसके सामने उसके विकल्प प्रस्तुत किए गए थे। अर्जुन का एकमात्र लक्ष्य सरल था। वह बस इतना चाहता था कि रमन को यह समझ में आ जाए कि हर कोई उसके मनोरंजन के लिए खेलने के लिए नहीं है। अर्जुन को पता था कि आज वह शायद कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। ऐसा कहने के बाद वह इससे खुश था। आखिरकार, लगातार आलोचना और नीची निगाहों से देखा जाना कोई अच्छा एहसास नहीं था। फोन कट जाने के बाद सैमुअल अपने होटल के कमरे में लेटा रहा और उसके दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। क्या हम दिवालिया हो जाएंगे? आखिर यह युवक कौन है जिसने रेड रूफ होटल के सारे शेयर खरीद लिए हैं? मुझे समझ नहीं आया। हालांकि सैमुअल इतने लंबे समय से बाजार में काम कर रहा था, वह यह मानना चाहता था कि उसने अपने वर्षों के अनुभव से कम कुछ तो सीखा होगा। मुझे अपनी कंपनी बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। अब किसी भी बात के मूड में न होते हुए सैमुएल ने अपने ऊपर बैठी महिला को लात मारकर दूर कर दिया। अपना फोन फिर से उठाते हुए उसने एक ऐसा नंबर डायल किया जिस पर बहुत कम संपर्क किया जाता था, और उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान उभर आई। आप कैसे हैं, चीफ सुल्तान? हम दोनों जानते हैं कि अगर मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। कुछ हुआ है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है, चीफ सुल्तान। सैमुअल कटारिया। जब मन करे मुझे फोन मत करो, और मुझे तुम्हारे बाद सफाई करने के लिए मत कहो। अभी यह मुश्किल समय है। तुम इसके लिए मुझे खतरे में डाल सकते हो। लाइन के दूसरे छोर से एक नाराज और परेशान आदमी की आवाज आ रही थी। सैमुअल को गुस्सा नहीं आया और उसने चापलूसी भरे लहजे में कहा, सुल्तान, मेरे भाई, कुछ हुआ है? तुम देखो, मैं केवल तुम्हारे पास जा सकता हूं, भाई। सुल्तान मुंबई शहर में सैमुअल की शक्ति का स्रोत था। सुल्तान की बदौलत ही वह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। परिणामस्वरूप उन्होंने बदले में काफी सम्मान दिया था। बात बस इतनी सी थी कि सुल्तान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कुछ अच्छा ना हो जाए, तब तक उससे संपर्क न किया जाए। सुल्तान ने अनिच्छा से अपना बिस्तर छोड़ा और अपना चश्मा पहना। क्या हुआ? सैमुअल कोई बुरा इंसान नहीं था। वह नियम जानता था, इसलिए कुछ बड़ी बात हुई होगी जिसके कारण उसे इतनी रात को फोन करना पड़ा। कंपनी को कुछ हो गया है, सुल्तान। अर्जुन कपूर नाम का एक युवक हमारी कंपनी खरीदना चाहता है। उसका कहना है कि अगर हमने बेचने से मना कर दिया, तो वह हमें दिवालिया बना देगा, सैमुअल ने चिंतित होकर कहा। सैमुअल कटारिया, क्या इसीलिए तुम मुझे इतनी देर से बुला रहे हो? क्या बकवास है? क्या तुमने शराब पीकर खुद को भुला दिया है? या तुम बहुत सारी औरतों के साथ सो रहे हो? यह इतना छोटा सा मामला है और तुम्हें इसकी शिकायत मुझसे करने की जरूरत है। इसे खुद ही निपटाओ। सुल्तान क्रोधित हो गया। सैमुअल को क्या हो गया है? क्या वह बूढ़ा हो रहा है या वह सिर्फ मूर्ख बन रहा है? क्या अर्जुन कपूर? दिवालियापन? क्या मजाक? सैमुअल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, नहीं, रुको। सुल्तान, मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद इससे निपट सकता हूं। सुल्तान ने सैमुअल को फोन पर कुछ बुदाते हुए सुना तो उसकी भौहें तन गईं। अपनी जैकेट पहनते हुए वह स्टडी रूम में गया और पूछा, यह आदमी कौन है? इतना शक्तिशाली व्यक्ति कि तुम खुद भी उससे निपट नहीं सकते।
क्या आप रेड रूफ होटल के बारे में जानते हैं, सुल्तान? सैमुअल ने पूछा। आपने जिस होटल समूह में निवेश किया है, जिसकी बाजार में कीमत 20 बिलियन है ना? उसके बारे में क्या? वह मिस्टर कपूर, उसने इसके सारे शेयर खरीद लिए। पूरे 20 बिलियन। उसने इसे खरीदा। 20 अरब। जब सुल्तान को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। फिर वह आपकी कंपनी क्यों खरीदना चाहता है? क्या आपने उसे नाराज किया है? सुल्तान के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। दूसरा पक्ष सैमुअल की कंपनियों को खरीदना चाहता है, अगर वह बेचने को तैयार नहीं हुआ तो दिवालिया होने की धमकी भी दे रहा है। उनके बीच दुश्मनी होनी चाहिए। सैमुअल ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि रमन का उससे कोई झगड़ा हुआ होगा। तो फिर तुम वहां जाकर देखने क्यों नहीं गए? अगर जरूरत हो तो माफी मांगो, अगर जरूरत हो तो मुआवजा दो। क्या उसके जैसा कोई इंसान ऐसा दिखता है जिसे हम दोनों बर्दाश्त कर सकें? बेवकूफ। फोन रखते ही वह खिड़की के सामने खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा, लेकिन अपने दिल को शांत नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपने सचिव को फोन किया। मुंबई में अर्जुन कपूर नाम के एक आदमी की तलाश करो। मुझे जल्द से जल्द जानकारी चाहिए। सैमुअल के पास भी समय नहीं था। एक शर्ट और पैंट पहनकर वह जल्दी से रेड रूफ होटल के लिए निकल गया। उसी समय रमन अर्जुन और उसके समूह के सामने खड़ा था, और उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। जब तक तुम मेरे सामने झुकते हो और मैं तुम्हारे मुंह से, मास्टर रमन, सुनता हूं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम अपनी जिद जारी रखना चाहते हो, तो मुझे माफ करना, मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। रमन को इस बात से चिढ़ थी कि उसे अभी भी बाहर खड़ी 100 BMW मोटरसाइकिलों के पीछे छिपे गुप्त करोड़पति से मिलना था। इस बेवकूफ पर समय बर्बाद करने के लिए किसके पास समय है? फिर भी अर्जुन ने उसे शांति से देखा। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। मेरे पिताजी? ये कैसा मजाक है? मेरे पिताजी तुम्हारे लिए यहाँ क्यों आए? क्या तुम मुझे अगली बार ये बताने वाले हो कि मेरे पिताजी तुमसे माफी मांगने आए हैं? रमन ने नाक भान सिकोड़ी। तुम यह नहीं सोच सकते कि यह कोई बेवकूफी भरा उपहास है जहां मेरे पिता आकर तुमसे माफी मांगते हैं, है ना? जागो, अर्जुन कपूर। खिलवाड़ करना बंद करो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह उदासीनता से देखने लगा। तभी होटल के दरवाजे खुले। बाहर एक मर्सिडीज बेंज खड़ी थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे कार से बाहर आया। काली शर्ट और सफेद पैंट पहने हुए, सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए, अपने मफिन टॉप शरीर के बगल में एक ब्रीफकेस पकड़े हुए उस आदमी ने कहा, उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? वृद्ध व्यक्ति के आगमन पर रमन का चेहरा पीला पड़ गया। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मेन गेट में प्रवेश करने के बाद सैमुअल ने रमन को घूर कर देखा। बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वह अर्जुन के सामने पहुंचा और झुककर माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ बोला, देरी के लिए माफी चाहता हूं, मिस्टर कपूर। रमन, मिस्टर जैन और अन्य सभी लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ये सैमुएल कटारिया थे, जो रेड रूफ होटल की मुंबई शाखा के अध्यक्ष थे। क्या ये सोचना सही है कि वह चापलूसी करने वाले चेहरे वाले किसी युवक के लिए अपनी पीठ झुका देगा? ये चौंकाने वाली खबर थी। रमन को विशेष रूप से झटका लगा। वह चकित था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने भी सिर हिलाया। समय देखते हुए उसने कहा, आप देर से नहीं आए हैं। आपके पास अभी भी 20 मिनट हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपने, मिस्टर कटारिया, आखिर में क्या करने का फैसला किया है? सैमुअल कटारिया स्वाभाविक रूप से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, इस तरह की चीजों के बारे में मजाक करना अच्छा नहीं है, मिस्टर कपूर। मेरी वे कंपनियां महज छोटी मोटी कंपनियां हैं। उनका कोई भविष्य नहीं है। वे पिछले कुछ सालों में घाटे पर घाटे में चल रही हैं। उन्हें आपको बेचना, आपका फायदा उठाना होगा। जैसे ही उसके पिता ने बात खत्म की, रमन दौड़कर आया। निराश स्वर में उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास है, पिताजी? आप इस बेवकूफ के साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? क्या मिस्टर कपूर, वह तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। क्या आप उसे किसी और के साथ नहीं मिला रहे हैं? थप्पड़। हवा में जोरदार तमाचा गूंज उठा। इस समय सैमुअल की आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने रमन की ओर उंगली उठाई और गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो।
तुम यहाँ बोलने की स्थिति में नहीं हो। भाग जाओ। उसने इसके लिए खुद को दोषी माना। उसने अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार किया था, और इसी वजह से उसका यह अहंकारी और विद्रोही रवैया विकसित हुआ। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? रमन को बहुत बुरा लगा। उसने पलटकर अर्जुन को गुस्से से देखा और फिर बड़बड़ाते हुए बोला, तुमने क्या किया? मेरे पिताजी तुमसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर सैमुअल पहले आगे बढ़ा। उसने एक बार फिर रमन के गाल पर हाथ रखा और चिल्लाया, रमन कटारिया, अपना मुंह बंद करो। तुम मिस्टर कपूर से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि जिस जमीन पर तुम खड़े हो, वह मिस्टर कपूर की है? रेड रूफ ग्रुप अब मिस्टर कपूर के अधीन है। अब जल्दी करो और मिस्टर कपूर से माफी मांगो। रमन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। रेड रूफ ग्रुप अब अर्जुन का था। क्या क्या हो रहा था? मुझे बहुत खेद है, मिस्टर कपूर। मैंने अपने बेटे को यह नहीं सिखाया कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, और हम इसे आपकी इच्छानुसार सुलझा सकते हैं। सैमुअल जानता था कि अब उसका ये कदम उसके जीवन का भविष्य तय करेगा। आज से, अर्जुन ने रमन की खाली आंखों में देखा और जवाब दिया, कोई बात नहीं, आपका बेटा और मैं पुराने क्लासमेट हैं। पुराने क्लासमेट? सैमुअल को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जल्दी से मुस्कुराया और बोला, ओह, यह अच्छी बात है। रमन को अपने भाग्य का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसे आप जैसा क्लासमेट मिला, मिस्टर कपूर। ये चापलूसी अर्जुन को बेहद असहज बना रही थी। बिल्कुल नहीं। असंभव। अर्जुन को रेड रूफ ग्रुप खरीदने के लिए पैसा कहां से मिला? उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कॉलेज के दिनों में अर्जुन की छाया में रहने का अनुभव प्राप्त कर लिया था। क्या अर्जुन उसे एक बार फिर कुचलने वाला था? वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। रमन कटारिया, क्या तुम्हें याद है कि मैंने अभी क्या कहा था? जीवन एक लंबी यात्रा है। आप कभी नहीं जानते कि कौन सोना पाने वाला है न? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। घबराकर रमन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन के चेहरे पर उंगली रखते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, यह असंभव है। मैं रमन कटारिया हूं। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। अर्जुन अब और उसका मनोरंजन करने में असमर्थ था। वह जानता था कि इस समय रमन कितना अस्थिर था। रमन ने सोचा था कि वह बाकी सभी से बहुत ऊपर है, लेकिन अचानक, उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ नहीं रह गया। निस्संदेह यह उसके अहंकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। अर्जुन ने पलटकर सैमुएल की ओर देखा। मिस्टर कटारिया, आपके पास अभी भी 8 मिनट हैं। क्या आपने अपना मन बना लिया है? सैमुअल के मुंह का किनारा फड़कने लगा, और उसने एक कठोर मुस्कान निकाली। वह अपने माथे पर पसीने की बूंदों को पोंछने से भी डर रहा था। मिस्टर कपूर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों न मैं रमन से आपसे माफी मंगवा लूं? जल्दी करो और मिस्टर कपूर से माफी मांगो। सैमुअल ने रमन पर चिल्लाया, जिसका दिमाग भटक गया था। भ्रमित और विचलित रमन को सैमुअल ने अर्जुन से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। हालांकि, अर्जुन ने तुरंत कहा, मिस्टर कटारिया, बीच में बोलने के लिए क्षमा करें। लेकिन आपके बेटे ने पहले कहा था कि अगर मैं रेड रूफ होटल खरीद सकता हूं, तो वह मेरे सामने घुटने टेक देगा और दंडवत करेगा। सैमुअल का मुंह एक बार फिर फड़क उठा, और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। फिर भी, उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, और उन्होंने जवाब दिया, मिस्टर कपूर, इतना कठोर होना जरूरी नहीं है ना? रमन ने चाहे जो भी गलतियां की हों, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरे पास आज जो पैसा और ताकत है, वह नहीं होती, तो मुझे पक्का पता है कि रमन मेरा सिर जमीन पर दबा रहा होता, और मुझे इस समय उसके सामने झुकने के लिए मजबूर कर रहा होता। क्या गरीबों को धमकाया जाना चाहिए? क्या अमीर लोगों को दूसरों को अपमानित करने और उनका अपमान करने का अधिकार है? तुम लोगों को यह अधिकार किसने दिया? दूसरे अमीर लोगों ने। ठीक है, तो आज मैं, अर्जुन कपूर, तुमसे बहुत अमीर हूं। इसलिए तुम्हें अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अर्जुन ने अपनी एक लंबी सांस में जो भी शब्द कहे, वे सभी के दिलों पर सीधे चोट कर गए। उस समय वहां मौजूद बहुत से लोग बस आम लोग थे। उन्होंने अपने जीवन में कम से कम एक बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया था जब उन्हें अमीर लोगों द्वारा धमकाया गया था। जब अमीरों ने उन पर अत्याचार किया और उन्हें अपमानित किया तो उन्होंने कभी भी प्रतिरोध करने का साहस नहीं किया।
हालांकि अभी अर्जुन उनके लिए बोल रहा था। स्वाभाविक रूप से वे खुश थे। ये सही है भाई फिल, आप सही कह रहे हैं। चलो, घुटने टेको और माफी मांगो। लानत है, मुझे ये बेवकूफ कभी पसंद नहीं आया, रमन। वह पूरे दिन हम सुरक्षा गार्ड्स को धमकाता रहता है। क्या वह सोचता है कि हम उसके कुत्ते हैं जिन्हें वह अपने अधीन कर सकता है? भाड़ में जाए, उसे अपनी ही दवा चखने का हक है। घुटने टेको, जल्दी करो और घुटने टेको। अचानक भीड़ भड़क उठी। हर कोई रमन की ओर इशारा कर रहा था, जिससे वह और भी अधिक भयभीत हो गया। पिताजी, मेरी मदद करो। मैं घुटने टेकना नहीं चाहता। रमन ने अपने पिता की बांह पकड़ ली और उनके पीछे छिप गया। सैमुअल के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने अर्जुन से कहा, मिस्टर कपूर, क्या आप वाकई इस मामले को चरम सीमा तक ले जाना चाहते हैं? मेरा सुझाव है कि आप इस पर गहराई से सोचें, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप अपने दबाव में ले सकें। ध्यान रहे, मेरे पीछे अभी भी मेरे पक्ष में लोग हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप भड़काना चाहें। स्पष्टतः सैमुअल ने अपने बेटे को बहुत बिगाड़ दिया था। वह अपने बेटे को इतने सारे लोगों के सामने झुककर किसी और से माफी मांगने की अनुमति कभी नहीं देंगे। अर्जुन ने धीरे से हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि ये कौन लोग हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, जिन्हें मैं भड़का नहीं सकता। सैमुअल का चेहरा और भी उदास हो गया जब उसने देखा कि दूसरे पक्ष का व्यवहार कितना दबंग था। उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मिस्टर कपूर, जहां तक हो सके माफ कर दीजिए। इतना ज्यादा माफ करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन चुपचाप देखता रहा। सैमुअल अब खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में चिल्ला पड़ा, अर्जुन कपूर, अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत मत करो। मैं कई सालों से इस शहर में काम कर रहा हूं। मेरी कुल संपत्ति करोड़ों में है। मैं जिन लोगों को जानता हूं, उन्हें भड़काना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। नहीं तो मैं तुमसे अंत तक लड़ता रहूंगा। वह सचमुच क्रोधित था। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा अन्याय नहीं झेला था। एक कदम पीछे हटने के बाद भी दूसरा पक्ष एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हालांकि अर्जुन चुप रहा। ठीक है, बस इंतजार करो और देखो। ये कहते हुए सैमुअल ने अपना फोन निकाला और सुल्तान का नंबर डायल किया। भाई सुल्तान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक लड़का है जो मेरे साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। फोन के दूसरी तरफ सुल्तान अपने स्टडी रूम में था। उदास चेहरे के साथ उसने जवाब दिया, उसे फोन दे दो। मैं उससे बात करूंगा। सैमुअल की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से फोन अर्जुन को थमा दिया। वह तुमसे बात करना चाहता है। उसने नाक भान सिकोड़ी। सैमुअल जानता था कि जब तक भाई सुल्तान बाहर निकलेंगे, तब तक वह ठीक रहेगा। उनका मानना था कि भाई सुल्तान को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, मिस्टर कपूर, मुझे उम्मीद है कि इस कॉल का जवाब देने के बाद आप एक समझदारी भरा फैसला लेंगे। अर्जुन ने सैमुएल को एक उदासीन नजर से देखा और फिर फोन ले लिया और उसे अपने कान के पास रख लिया। फोन के दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई, मिस्टर कपूर, आज रात आप किस तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सैमुअल और उसके बेटे ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको ठेस पहुंची है, तो मैं अब उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। क्या आप ऐसा करेंगे? अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मिस्टर सुल्तान, आपको क्या लगता है कि यदि आपके रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी से कानूनों को तोड़ने के सबूत उजागर हो गए तो क्या होगा? ये कम से कम अपेक्षित समय पर आया। अर्जुन के शब्द सुल्तान की छाती पर भारी हथौड़े की तरह पड़े। सुल्तान तुरंत घबरा गया। वह जानता था, इस आदमी को पता था कि उसने क्या किया है। सुल्तान अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसकी आवाज गहरी हो गई। उसकी आंखें एक पल में काली और ठंडी हो गईं। मिस्टर कपूर, अगर आपके पास जो कुछ भी कह रहे हैं उसका सबूत नहीं है, तो ये बदनामी है। ओ 3762, अर्जुन ने प्रत्येक अंक को धीरे धीरे उगल दिया और अपने हाथ में दूसरे फोन को देखा। दूसरी ओर, सुल्तान तुरंत अपनी सीट पर गिर पड़ा, क्योंकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखें भय और घबराहट से भरी हुई थीं, जबकि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। ये कैसे संभव हुआ? यह उसका स्विस बैंक खाता था। इस खाते के अस्तित्व के बारे में केवल उसे ही पता था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इसके बारे में पता नहीं था। हालांकि किसी तरह इस आदमी को इसके बारे में पता चल गया।
इस आदमी के पास किस प्रकार की शक्ति थी और वह कहां से आया था। उसके सीधे सादे व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट था कि यह आदमी सैमुअल के साथ उसके गुप्त सौदे के बारे में पहले से ही जानता था। मिस्टर कपूर, मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी चर्चा करने के लिए जगह है, सुल्तान ने बेचैनी से विनती की, क्योंकि उसके पैर हिंसक रूप से कांपने लगे थे। मिस्टर कपूर, मैं अब सैमुअल के साथ आपके बिजनेस में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन क्यों ना हम एक दूसरे से मिलें और बात करें। अब समय आ गया था कि किश्ती छोड़कर राजा को बचाया जाए। शुभ रात्रि, अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, और फिर फोन सैमुअल को वापस दे दिया। सैमुअल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि फोन कॉल पर क्या हुआ था, लेकिन उसके पिछले अनुभवों ने उसे बताया कि जब तक सुल्तान उसका साथ दे रहा है, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। जब उसने फोन वापस अपने हाथ में लिया तो उसने जल्दी से कहा, भाई सुल्तान, आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है। हालांकि फोन से एक जोरदार धमाका हुआ, जो ऐसा लगा जैसे दरवाजा खुल गया हो। सुल्तान, आप रिश्वतखोरी और गबन के संदिग्ध हैं। आपको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। कृपया हमारी जांच में हमारा सहयोग करें। फोन फर्श पर गिर गया। सैमुअल के मन में तुरंत एक खतरनाक विचार आया। क्या सुल्तान पकड़ा गया? यह इतनी जल्दी कैसे हो गया? सुल्तान उनकी रीढ़ थे, जो हमेशा उनका साथ देते थे। सैमुअल को अपनी रीढ़ की हड्डी में चुभन महसूस हुई। अचानक वह फर्श पर गिर गया। उसने अपनी आंखों में घबराहट के साथ अर्जुन को देखा और हकलाते हुए कहा, क्या तुमने ये किया? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस समय देखा और जॉर्ज को मैसेज भेजा। समय हो गया है। संक्षिप्त सरल संदेश देखकर जॉर्ज ने जल्दी से वह नंबर डायल किया जो उसने पहले से तैयार रखा था। इसमें केवल 3 मिनट लगे। सैमुअल को मदद के लिए कई फोन कॉल आने लगे। मिस्टर कटारिया, कुछ बुरा हुआ है। हमारे एंजल निवेशकों ने अपना निवेश वापस ले लिया है। हमने 20 मिलियन खो दिए हैं। मिस्टर कटारिया, मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। हमारी सीरीज बी फंडिंग विफल हो गई। मिस्टर कटारिया, कुछ भयानक हुआ है। उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो और वाणिज्यिक अपराध जांच विभाग हमारी जांच करने के लिए यहाँ आए हैं। हमें क्या करना चाहिए? एक के बाद एक फोन कॉल, जिनमें से प्रत्येक बुरी खबर लेकर आया। सैमुअल जमीन पर गिरा हुआ था, उसका चेहरा सफेद चादर की तरह पीला पड़ गया था। वह खत्म हो गया था। अब सब कुछ खत्म हो गया था। पिताजी, क्या हो रहा है? पिताजी, आइए, कुछ तो बोलिए। अपने पिता की हालत देखकर रमन डर से कांप रहा था। सैमुअल अचानक उछल पड़ा और रमन को पीटने लगा। वह चिल्लाया, तुम मेरी जान ले लोगे, तुम बेवफा बेटे। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। वहां पूरी तरह अराजकता का माहौल था। सैमुअल ने अपने बेटे को तब तक पीटना जारी रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। उन दोनों को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी घटनास्थल से चली गई, सभी लोग प्रशंसा भरी नजरों से अर्जुन की ओर मुड़े। यह आदमी अद्भुत था। वही रिया तनाव में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन में इतनी हिम्मत और ताकत होगी। वह पूरे समय किनारे पर खड़ी रही, इसलिए उसने अर्जुन द्वारा की गई हर हरकत को पूरी तरह देखा। यह आदमी सचमुच रहस्यमय था।